हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक्टिव एनर्जी राइट लर्न में एक बार फिर से। इस वीडियो में हम विद्युत को समझने वाले हैं कि विद्युत होता क्या है। हम पढ़ रहे हैं एएलपी के लिए जितने क्वेश्चन विद्युत के चैप्टर से आए हैं। विद्युत में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो हमने आवेश से रिलेटेड क्वेश्चन करे थे इससे पहली वीडियो में। अगर आपने नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, विद्युत का आवेश से रिलेटेड क्वेश्चन आप कर सकते हैं। और इसमें हम थोड़ा डिटेल में सीखने वाले हैं इस वीडियो में कि विद्युत से रिलेटेड क्वेश्चन आते कहाँ कहाँ से हैं, उसके टॉपिक पहले क्लियर करेंगे। लगभग आधा पौना घंटा हम पहले अपने विद्युत को समझेंगे कि विद्युत होता कैसे है, क्या काम करता है, कैसे चलता है और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। और फिर इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उन टॉपिकों पे रिलेटेड क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे अलग अलग वीडियो में। आज हम जो इसमें डिस्कस करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चन भी करेंगे बाद में, पहले हम इसे विद्युत को समझ लेते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। लास्ट तक देखना और अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो विद्युत में जो विद्युत होता है क्या है, विद्युत होता क्या है, देखिए हमें दिखाई तो देता नहीं, तो हमें धातुओं का ज्ञान होना चाहिए। जिन जिन धातुओं में जिन जिन वस्तुओं में हमें 118 तत्व है हमारी प्रकृति में, जो हमने अभी तक खोजे हैं केमिस्ट्री में। तो 118 तत्वों में से कुछ में बिजली प्रवाहित होती है, कुछ में नहीं होती है और कुछ में बिल्कुल नहीं होती है, ठीक है। कुछ में हो जाती है हल्की सी, तो बिल्कुल फाइनली हो जाने वाली कुछ धातुएं हैं, और कुछ जिनमें थोड़ी कम प्रवाहित होती है बिजली और कुछ में बिल्कुल नहीं होती, क्रॉस है वहाँ पे। यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत असर होता है। तो तीन चीज़ होती हैं, सुचालक, कुचालक और अर्धचालक, ठीक है। अब ये होता कैसे है कि उन धातुओं में क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। कोई भी पदार्थ है वो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन अगर पूरे प्रोटॉन की संख्या के बराबर नहीं है, कम या ज़्यादा है, तो वो पदार्थ इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए और लेने के लिए तैयार है। प्लस और माइनस का चार्ज होता है। जो दे देता है अपने अणुओं को वो प्लस का कहलाता है, ठीक है। जो दे देता है वो प्लस का कहलाता है, और जो जो ग्रहण करता है वो माइनस का होता है, ठीक है। तो इसीलिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए जब भी विद्युत प्रवाहित होगी तो क्या होगा, प्लस और माइनस का चार्ज होगा, और प्लस वाले से माइनस वाले की तरफ हमारी विद्युत चलेगी, ठीक है। तो चीज़ों को ऐसे समझना है कि हमारे क्वेश्चन हो सकें। हमें जो करना है वो उसके आंसर दे सकें, हम ऐसे समझना है। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी का आदान प्रदान को हम क्या कह रहे हैं, आवेश कह रहे हैं। देखिए ये माइनस अगर फालतू हो गए और प्लस अगर फालतू हो गए, इसे ही हम आवेशित वस्तु कह रहे हैं। देखिए इसे जितने चाहिए थे उसने उससे अधिक ले लिए, तो ये क्या हो गया, ऋणावेशित हो गया, ठीक है। जिसे जितने इसके पास जितने थे उससे अधिक थे, लेकिन इसने अधिक वालों को दे दिया, तो ये धनावेशित हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही हम इसे आवेशित वस्तु बोल देते हैं, और ये आवेश एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है, प्लस से माइनस की तरफ, ठीक है। इसे ही हम इलेक्ट्रॉनों की गति बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है। आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना ही इलेक्ट्रिसिटी है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों को चलना। हम कह सकते हैं एक तरह से कि इलेक्ट्रॉन का चलना ही क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रॉनों को चलना ही इलेक्ट्रिसिटी है। अब इसे चलाने के लिए क्या होता है, इसे चलाने के लिए कोई बाह्य बल भी चाहिए, एफ भी चाहिए, है ना। ऊर्जा, इसी को हम ऊर्जा भी बोल सकते हैं, ईएमएफ बल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो कुछ भी नाम दे सकते हैं। अब यहाँ पर जो ऊर्जा हमने किसी पदार्थ से, अगर एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में कोई ऊर्जा भेजी है प्लस से माइनस की तरफ, अब इसके साथ क्या जाएगा, इसके साथ टेम्परेचर भी जाएगा, जिसे हम ऊर्जा के नाम से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, एनर्जी के नाम से। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक तो आवेश हो गया, ठीक है। एक इसका एनर्जी चेंज हो गया, इसका एनर्जी हमने बढ़ाया और इसने एनर्जी इधर ट्रांसफ़र कर दिया, तो क्या हुआ, इसके एनर्जी में डिफरेंस हो गया। क्या हो गया, इसके एनर्जी में डिफरेंस हो गया। उसके एनर्जी के डिफरेंस को हम क्या बोल रहे हैं, हम विभवांतर बोल रहे हैं उसको, विभव। उसे यहाँ पे एनर्जी को एक नाम दे दिया, विभव। क्या नाम दिया, विभव। हम इसे इसी तरह से या समझ सकते हैं कि जो उसकी एनर्जी है वो कम या ज़्यादा हो रही है, और कम या ज़्यादा होने पर उसके डिफरेंस को हम क्या बोल रहे हैं, विभवांतर, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, डिफरेंस को विभवांतर। तो विभवांतर क्लियर हुआ। अब
हमने एक चीज़ पढ़ी कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोल रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में। अब हम विद्युत के प्रकार के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए विद्युत के प्रकार दो प्रकार के हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक है स्थैतिक और एक है डायनेमिक। स्थैतिक कौन सा है? जो चल नहीं सकता, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक आप रेशमी कपड़ा लीजिए और कांच का एक छड़ लीजिए, दोनों को आपस में रगड़ दीजिए, ठीक है, ऐसे रगड़ दीजिए, ठीक है। तो क्या होगा कि जो छड़ है, छड़ जो होगी, कांच की जो छड़ होगी वो धनावेशित हो जाएगी, ठीक है। ये अपने कण इसको दे देगा और रेशम का कपड़ा क्या होगा, ऋणावेशित हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, हम क्या पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, ऐसी चीज़, इसे सिंपल चीज़ से समझे कि कंघे को जब हम बालों में रगड़ते हैं तो कंघे पर क्या होता है, ये कंघा है और इस पर क्या होता है, कागज़ हम रखें, रगड़ने के बाद कागज़ के अगर टुकड़े रखें तो वो कागज़ के टुकड़े इस पर चिपक जाते हैं। तो कोई कोई एक बल उसमें आ जाता है, ठीक है, जो उसे अपनी तरफ खींच रहा है। तो इसे ही हम आवेशित वस्तु कहते हैं, जो अपनी तरफ खींच रही है। देखिए बिजली क्या होता है, बिजली किसी को भी अपनी तरफ खींच लेती है ना, चिपक के छोड़ती नहीं। तो उसमें एक आवेश है, वो अपने रास्ते में आने वाली हर वस्तु को खींचेगी और जलाने का प्रयास करेगी, ठीक है। तो क्या होता है कि वो आवेशित वस्तु है। अब उस आवेश को हम एक जगह से दूसरी जगह इस वाले को ट्रांसफर नहीं कर पा रहे, लेकिन हमने इससे पता लगाया था कि ये आवेशित होगी और इसी को ही हमने बिजली का नाम दिया, ठीक है। स्थैतिक विद्युत अर्थात आवेश जिसमें इलेक्ट्रॉन विराम अवस्था में रहता है, जिसे रगड़ द्वारा उत्पादित घर्षण विद्युत कहते हैं, ठीक है। रगड़ द्वारा उत्पादित घर्षण विद्युत है ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं हो सकता, ठीक है। यह विद्युत आवेश के रूप में होती है, यह विद्युत आवेश के रूप में होती है। बस आवेश तो आ गया उस पर, लेकिन ये चल नहीं सकता। इस विद्युत को किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं पहुंचाया जा सकता, इस कारण इसका उत्पादन प्रचुर मात्रा में नहीं किया जाता, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं गतिशील में क्या है कि गतिशील विद्युत अर्थात धारा विद्युत जिसमें इलेक्ट्रॉन चल सकता है, ठीक है। तापीय विद्युत बोलते हैं, प्रकाशीय विद्युत बोलते हैं, दाब विद्युत बोलते हैं। देखिए प्रकाशीय विद्युत में हमारा इलेक्ट्रॉन प्रकाश ऊर्जा में लगातार बदल रहा है। तापीय में जब आप आग जलाते हैं तो वहाँ पे भी होता है, ठीक है। या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं, जो रोड होती है पानी गर्म करने की, उसमें भी तापीय विद्युत होती है, ठीक है, दाब विद्युत इत्यादि, ठीक है। ये हम पढ़ लेंगे आगे। इस विद्युत को किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर केबलों द्वारा पहुँचाया जा सकता है, ठीक है। तो तापीय विद्युत होती है या फिर आपकी प्रकाशीय विद्युत होती है, इसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता है। स्थैतिक विद्युत की अपेक्षा गतिशील विद्युत अर्थात विद्युत धारा अधिक उपयोगी होती है, ठीक है। यही हम उपयोग करते हैं। विद्युत की प्रकृति पदार्थ के परमाणु की आंतरिक संरचना पर निर्भर करती है। अब जैसा पदार्थ होगा उसमें जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में होंगे उतनी तेज़ी से हमारी क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित कर पाएगा वो पदार्थ। जैसे गोल्ड, क्या होता है, गोल्ड, जैसे गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, एल्युमिनियम होता है, ठीक है, और तुम्हारा कॉपर होता है। तो हम देखो इन दो में सबसे ज़्यादा होता है, मैं मानता हूँ इसमें सबसे ज़्यादा बिजली प्रवाहित होगी, इसमें इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा मुक्त होते हैं, ठीक है। लेकिन ये सबसे ज़्यादा महंगे हैं, इसलिए हम इनका यूज़ नहीं करते। तो हम इनका अल्टरनेट चुनते हैं जिसमें हमारा बिजली भी प्रवाहित हो जाए और वह हमें महंगी भी ना पड़े। तो हम कॉपर को सबसे ज़्यादा प्रीफर करते हैं और फिर उसके दूसरे नंबर पर एल्यूमिनियम को प्रीफर करते हैं, ठीक है, महंगे होने की वजह से उन्हें हम यूज़ नहीं करते। तो पदार्थ क्या होता है, पदार्थ कण से, अणु से और परमाणु से मिलकर बना होता है। तो पदार्थ की संरचना किससे होती है, कोई परमाणु है, परमाणु किससे बनेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बनेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से क्या बनेगा, परमाणु बनेगा, परमाणुओं से मिलकर अणु बनेगा, अणु से मिलकर कण बनेगा, कण से मिलकर कोई एक पदार्थ का निर्माण होगा, ठीक है। ये केमिस्ट्री में बताया जाएगा सारा, ठीक है। स्थिर विद्युत कण इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। अब आगे चलते हैं। पदार्थ के बारे में थोड़ी सी चीज़ इसने बताई है, या पढ़ लेना, आप इसे कैप्चर कर सकते हैं, इससे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि इसमें विद्युत में इसका कोई महत्व नहीं है, बस केवल पदार्थ के बारे में पता होना चाहिए। अणु, हाँ, यहाँ से देख लीजिए, अणु के बारे में देख लीजिए। अणु पदार्थ का वह छोटा से छोटा भाग है जिसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान रहते हैं। जैसे हम इसे इस तरह ले सकते हैं, कोई ऐसा बड़ा टुकड़ा है और इसके इतने से टुकड़े में, इस बड़े टुकड़े में जितने भी गुण विद्यमान है, इतने से टुकड़े में भी वो गुण विद्यमान हमें मिले, ठीक है। तो इसे हम एक अणु, 1000 टुकड़े अगर हो सकते हैं तो एक अणु में उसके सारे गुण विद्यमान होंगे,
ये प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है और पदार्थ का प्रत्येक अणु छोटे छोटे कण परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, परमाणुओं से क्या मिलकर बना होता है, परमाणुओं से अणु बनता है। ठीक है, तो अब परमाणु में क्या होता है, किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा पृथक किया जा सकता है, परमाणु कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया ही करानी पड़ेगी तभी वो अपने छोटे छोटे 3 अणुओं में तोड़ सकता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में काम कर सकता है। परमाणु प्राकृतिक अवस्था में विद्यमान नहीं रह सकता स्वतंत्र अवस्था में। परमाणु मुख्यतः इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों से मिलकर बना होता है, जो पदार्थ के मूल कण कहलाते हैं। ठीक है, अब पदार्थ के मूल 3 कण हैं जिनसे मिलकर परमाणु बनता है, मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब प्रत्येक परमाणु के नाभिक में नाभिक होता है जिसमें संपूर्ण भार केंद्रित होता है। क्या होता है, यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ये परमाणु होता है और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें। ठीक है, ऐसे ये संरचना आप देख सकते हैं, ये बनी हुई है चित्र में। ठीक है, 2 पदार्थ को दिखाया गया है। अब आगे चलते हैं, नाभिक में क्या होता है, ये हम आप देख सकते हैं कि किसी परमाणु का नाभिक प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब हमें जो देखना है, हमें तो अपनी विद्युत देखनी है क्योंकि हम विद्युत पढ़ रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये जनरल नॉलेज की चीज़ें हैं कि न्यूट्रॉन की खोज और इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। हम जो पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं, तो इसलिए इस चैप्टर में मैं उन चीज़ों को छोड़ रहा हूँ जो हमारे काम की नहीं है। किसी ठोस पदार्थ में विद्युत का प्रवाह उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के द्वारा होता है। देखिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हर एक वस्तु या हर एक पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है और इसी के आधार पर वो बिजली को इधर से उधर प्रवाहित करने में हमारी सहायता कर सकता है जितनी उसकी कैपेसिटी होगी। ठीक है, तो उसने कहा किसी ठोस पदार्थ में विद्युत का प्रवाह उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के द्वारा ही होता है। तो उसमें उपस्थित, अब वो पदार्थ जो होगा उसके अकॉर्डिंग ही उसमें उपस्थित हमारी विद्युत एक जगह से दूसरी जगह जा पाएगी। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन ठोस परमाणु के वे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा के कारण नाभिक के अपेक्षाकृत कम बल में बंधे रहने के कारण थोड़ी सी ऊर्जा मिलने पर परमाणु से अलग हो जाते हैं। ये एक बढ़िया टॉपिक है और इसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और पूरा आपको परमाणु का सिद्धांत पूरा समझाऊंगा कि वहाँ होता क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन काम कैसे करते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही आवेश चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, अब जो देखिए ये ऐसा समझ लीजिए कि आपके घर में वाईफाई लगा हुआ है, ऐसा समझ लीजिए, इससे आपको समझ में आ जाएगा। और आपका एक वाईफाई का एक दायरा है, जैसे यहाँ तक का दायरा है। ठीक है, अब आप यहाँ खड़े हैं, आपका जो वाईफाई है वो यहाँ तक रेंज फेंक रहा था, आप यहाँ खड़े हैं, अब आप इसकी रेंज से हल्का सा बाहर निकल गए तो क्या होगा, जो आपके पड़ोसी का वाईफाई होगा वो अगर आपके वाईफाई में उसका पासवर्ड डाला हुआ है तो आपके पड़ोसी का वाईफाई से आपका कनेक्ट हो जाएगा। तो उसको ऊर्जा किसकी ज़्यादा मिल गई, पड़ोसी वाले की मिल गई, आपकी ऊर्जा कम हो गई। तो इस तरीके से हल्की सी ऊर्जा बाहर से मिलते ही उसने क्या किया, वो आपको छोड़ देगा। तो इसी तरह से पदार्थ भी काम करते हैं, बिल्कुल सेम इसी कंडीशन पर वो काम करते हैं, क्योंकि इस जो आपका वाईफाई है उसकी पकड़ उसकी रेंज से आप पकड़ में बाहर हैं। ठीक है, तो जब तक पकड़ में है तब तक वो आपको नहीं छोड़ेगा, जैसे ही पकड़ में ढीले पड़े तो वह आपको दूसरों को देने के लिए तैयार है। तो ऐसे ही बस ये काम करता है। ठोस वस्तु पदार्थों में विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है, जबकि विद्युत अपघट्य में धारा का प्रवाह आयन के कारण होता है। चलिए इसे आप बाद में समझते हैं। तो चालक, अचालक और अर्धचालक, इन चीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं। चालक वो है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है, थोड़ा सा विद्युत क्षेत्र लगते ही धारा प्रवाहित होने लगती है और मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण इसमें धारा प्रवाहित होने लगती है। अब जो चालक होता है, जो अच्छा चालक होता है, उसमें 10 की पावर 22 क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या मुक्त होती है एकांक अच्छे चालक में, एकांक आयतन से। देखिए एकांक आयतन किसे बोलते हैं, जैसे एक मीटर लंबी कोई छड़ है उसे एकांक आयतन बोल देंगे। और इसमें से अगर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 की पावर 22 हो जाती है तो ये बहुत अच्छा सुचालक है। ठीक है, चालक पदार्थों की विद्युत प्रतिरोधक क्षमता, विद्युत प्रतिरोधकता बहुत कम होगी। अब जो प्रतिरोध नहीं करेगा उसमें से ही धारा बहेगी। ठीक है, सभी धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, जितनी भी धातुएं हैं वो सुचालक तो हैं, लेकिन वो अपनी अपनी कैपेसिटी लिए हुए हैं कि कितनी तेज़ी से वो करंट को प्रवाहित करेंगी। 118 तत्व हैं, उसमें से कुछ धातुएं हैं। अब
विद्युत में जो हम यूज करते हैं उसके बारे में बताया कि सिल्वर, कॉपर, सोना, एल्युमिनियम, पीतल, प्लेटिनम, टंगस्टन, मैग्नीशियम, क्रोमियम, यूरेका इत्यादि, ये सभी हमारी धातुएं होती हैं। इन्हीं में से हम करंट को गुजार सकते हैं। अचालक यानी कि इंसुलेटर, अचालक वह है जिनमें से बिल्कुल भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बिल्कुल नहीं होती। ये प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है, ठीक है। तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं होती। जैसे ही कॉम्बिनेशन होता है तो इसमें क्या होता है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बिल्कुल नहीं होती। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बिल्कुल नहीं होती तो इसमें विद्युत का क्षेत्र लगाने पर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। अचालक पदार्थों को विद्युत रोधी पदार्थ भी कहा जाता है, तो विद्युत रोधी बोल देंगे, ठीक है। अचालक भी बोल देंगे, नाम ये तो एक तरीके से पर्यायवाची हो गया। अचालक पदार्थों का विद्युत प्रतिरोध और प्रतिरोधकता बहुत उच्च होता है, वो ज़्यादा प्रतिरोध करता है, ठीक है। अब ये होते कहाँ हैं, ये खंभे पर लगे होते हैं, जैसे आपके जिसमें आपका तार बंधा होता है, जैसे डायरेक्ट खंभे में नहीं बांधते। और आपको ने देखा होगा जिस मिट्टी का आपका कप बना होता है चाय पीने का, लगभग उसी मिट्टी का आपका ये इंसुलेटर बने होते हैं, उसे इंसुलेटर बोलते हैं, ठीक है। सभी अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं। विद्युतीय कार्यों में प्रयोग होने वाले जो अचालक हैं उन्हें क्या बोलते हैं, अभ्रक है, पोर्सिलिन है, बेकेलाइट है, पीवीसी आपने देखा होगा, पीवीसी पाइप वगैरह, पीवीसी लाइट होती है, ठीक है। वेल्केनाइट, रबड़, माइकानाइट, जो माइका आप बोर्ड में लगाते हैं वो माइकानाइट होता है। कागज़, खनिज तेल, सूखी लकड़ी, शुष्क हवा, ठीक है। सूखी लकड़ी का यूज करते थे पहले, अभी तो बोर्ड लगवाने लगे हैं लोहे के, तो मकानों में हम जो लकड़ी का बोर्ड लगाते थे, कुछ के में लगे भी होंगे अभी। तो अर्धचालक किसे बोल रहे हैं, वे चीज़ या वे वस्तु जिनमें बहुत कम मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, बहुत कम। तो वे जो हमारी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम होती है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम होती है, तो विद्युत क्षेत्र लगाने पर शुष्क धारा प्रवाहित होती है। बहुत कम धारा, अरे नाम मात्र की धारा। इधर से तो हमने दिया 10 वोल्ट का झटका, इधर से 2 वोल्ट का झटका वापस मिल रहा है हमको, तो वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसमें मुक्त नहीं होती है। तो कितने 10 की पावर 18 तक हो सकती है साधारण ताप देने पर ताप देना पड़ेगा, तब जाके इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी उसमें से निकलेगी, ठीक है। अर्धचालक पदार्थों की विद्युत प्रतिरोधक और प्रतिरोधकता चालकों और अचालकों के बीच में होगी, तभी उसे अर्धचालक बोल रहे हैं, ठीक है। विद्युतीय अर्धचालकों में जर्मेनियम और सिलिकॉन मुख्य होते हैं। अब आता है आवेश, जिसके बारे में हमने पहली वीडियो में, जो विद्युत का आवेश है उस वीडियो में जिक्र किया हुआ है। पूरे 3-4 क्वेश्चन थे, वो 2-3 सूत्रों के ऊपर हमने लगभग 20 से 25 क्वेश्चन उसमें किए हुए हैं, और वो सारे आए हुए हैं एलपी में। जिन पदार्थों में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या असमान होती है उन पदार्थों को विद्युत आवेशित पदार्थ कहते हैं। असमान होती है, ठीक है। तो विद्युत इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या जहाँ भी असमान होगी वो आवेशित पदार्थ होगा, ठीक है, यानी वो बिजली प्रवाहित करने के लिए तैयार है। वस्तुओं को आवेशित करने की सर्वप्रथम थेल्स नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि कैसे इसे आवेशित किया जा सकता है। कांच की छड़ का हमने अभी उदाहरण पढ़ लिया है, ठीक है, वो आप देख सकते हैं। बिल्ली की छाल के साथ भी एबोनाइट की छड़ से ऐसे ही होता है। बिल्ली होती है ना, कैट, तो एबोनाइट की छड़ लीजिए, बिल्ली खा लीजिए, वहाँ पे भी दोनों चीज़ें सेम होती हैं। जब पदार्थ में परमाणुओं में सामान्य से अधिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, सामान्य से अधिक हो जाएगी यानी कि उसने किसी और से ले लिया है तो वो ऋणावेशित हो जाएगा, और सामान्य से कम हो जाएगी यानी उसने अपने को दे दिया है तो धनावेशित हो जाएगा, ठीक है। देने वाला धनावेशित होगा, लेने वाला ऋणावेशित होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। आवेश के लिए धन और ऋण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। आगे चलते हैं। विद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र है जिसमें अन्य आवेश उसके विद्युत प्रवाह का अनुभव करता है, अर्थात अन्य आवेश अपने पर एक बल का अनुभव करता है। अब विद्युत क्षेत्र बोल किसे रहे हैं, सपोज कीजिए ये एक तार रखा हुआ है और इस तार में करंट है, इस वाले तार में करंट है। तो इस तार को हम जैसे ही इसके समीप लाए या टच कर दिया, तो टच करने के बाद इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्होंने अपने पे क्या महसूस किया, एक धक्का महसूस किया, ठीक है, एक बल महसूस किया। तो उस प्रभाव को अनुभव करते हैं, अर्थात अन्य आवेश अपने पर एक बल अनुभव करता है उस क्षेत्र के कारण। अब वो जो क्षेत्र है उसका जो क्षेत्र है
उसके कारण उसने अपने पे एक धक्का महसूस किया। ठीक है, इसे क्या बोल रहे हैं, विद्युत का क्षेत्र बोल रहे हैं। विद्युत क्षेत्र को पैरावैद्युतिक क्षेत्र या स्थिर वैद्युतिक क्षेत्र भी कहते हैं। आवेशित कण का एक समान विद्युतिक क्षेत्र में गमन पथ परवलयाकार होता है। ठीक है, ऐसे होता है, ऐसे। अभी एक दूसरे को काटते भी नहीं है। आगे हम पढ़ेंगे। तो विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाओं में क्या है, विद्युत क्षेत्र को विद्युत बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींची गई निष्कोण वक्र रेखाएं जिन पर विद्युत क्षेत्र में एकांक घन परीक्षण आवेशित गति करता है। विद्युत बल रेखाएं काल्पनिक होती हैं। ठीक है, विद्युत बल रेखाएं काल्पनिक होती हैं, लेकिन इसका काम पूरा होता है। अब जो प्लस वाला होता है उसमें से क्या होता है, विद्युत बल रेखाएं चलती हैं और अनंत तक जाती हैं। कहाँ तक, अनंत तक, यानी कि कोई सीमा नहीं है। प्लस वाला जो एक धनावेशित जो आवेश होता है उससे प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है विद्युत बल रेखाएं। और ऐसे ही माइनस वाले में क्या होता है, माइनस वाले में क्या होता है, माइनस वाले से अनंत, माइनस वाले में क्या होता है, अनंत से आती है। ठीक है, ये नहीं पता कहाँ से आ रही है, अनंत से आती है और माइनस पे आगे ख़त्म हो जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जब प्लस और माइनस दोनों है हमारे पास, तो इसमें से शुरू होंगी और इस पे जाके ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, प्लस वाले से शुरू होंगी और माइनस वाले पे जाके ख़त्म हो जाएगी। मैं आपको सिंपल वे में बता रहा हूँ। ठीक है, जब एक ही निकाय, निकाय से मतलब एक जगह पे हमें प्लस और माइनस दोनों है हमारे पास, तो प्लस से शुरू होगी और माइनस वाले पे जाएगी, प्लस से शुरू होगी माइनस वाले पे जाएगी। अब जब ये एक जगह पे केवल एक है, तो एक जगह पे एक है, तो इससे निकली हुई अनंत तक जाएगी। ठीक है, और एक जगह पे केवल माइनस है, तो इसमें अनंत से आएगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब दो बराबर में क्या होगा, तो प्रतिकर्षित होगा, और उनके बीच में क्या बनेगा, उनके बीच में भी एक दूसरे का कोई फील्ड यहाँ पे बनेगा ही नहीं, तो इसे क्या बोलते हैं, न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, दो एक समान होंगी तब, यहाँ पे माइनस भी हो सकता है, यहाँ पे प्लस भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। विद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। विद्युत बल रेखाएं किसी एक बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उन बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, विद्युत चालक से होकर नहीं गुजरती विद्युत बल रेखाएं। ठीक है, जिस चालक में जा रही है उससे नहीं गुजरती, उसके चारों ओर रहती हैं। समान दूरी पर स्थिर समांतर रेखाएं होती हैं। अब इसे कैसे बताऊं, इसे ऐसे बताता हूं, जैसे आपने यहाँ पे इसमें से करंट बह रहा है, और जैसे ही आपने इसे छुआ, ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या महसूस हुआ, आप ये महसूस करना, जब आप किसी बड़े खंभे के पास से निकलते हैं तो वहाँ से आवाज़ आती है, तो इसके आसपास क्या हो रहा है, विद्युत क्षेत्र क्रिएट है। इतना जैसे चुंबक होता है ना, बिल्कुल सेम काम हो जाता है। अब विद्युत फ्लक्स क्या है, किसी आवेश से प्रारंभ होने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाती है। क्या कह रहा है, किसी आवेश से प्रारंभ होने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या, जितनी संख्या में वे रेखाएं निकलती हैं उसे विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और इसे किस में मापते हैं, फैराड में मापते हैं। विद्युत फ्लक्स को फैराड में मापते हैं, उनकी रेखाओं की संख्या को। ठीक है, अरे भाई रुक जा, क्या कहीं में माप रहे हैं, फैराड में। ठीक है, अब है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए ये सब टॉपिक आपको मिलेंगे, सारे के ऊपर कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसीलिए मैं विद्युत के बारे में आपको पहले थोड़ा क्लियर कर रहा हूँ। किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश पर लगने वाला विद्युतिक बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। क्या कह रहा है, किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश पर लगने वाला बल, एक आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की में, तो वो क्या कह रहा है, विद्युत की तीव्रता कहला रहा है। ठीक है, कि वो विद्युत क्षेत्र कितनी तेज है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की सामर्थ्य विद्युत क्षेत्र सामर्थ्य या विद्युत क्षेत्र सदिश भी कहते हैं। इसका SI मात्रक न्यूटन प्रति कूलम है, क्योंकि उसे कैसे माप रहे हैं, बल फोर्स अपॉन आवेश से माप रहे हैं। ठीक है, तीव्रता को फोर्स अपॉन आवेश से माप रहे हैं। एक सदिश राशि है जिसका दिशा धनावेशित पर कार्यरत विद्युत बल की दिशा में होता है। किसी खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, खोखले अगर चालक है कोई, उसमें तीव्रता शून्य हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं विभवांतर। हमने बताया कि किसी परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर वह वोल्टता है जो इसमें धारा प्रवाहित करने के लिए आवश्यक होती है। हमने बताया कि ऊर्जा का
आदान ऊर्जा का कम ज़्यादा होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ऊर्जा दी, तो इस ऊर्जा से यहाँ पे चेंज आएगा। क्या क्या चेंज आएगा, इसकी जो ऊर्जा है वो पहले कुछ और थी, और जैसे ही हमने इसे विद्युत दी तो इसकी ऊर्जा कुछ और हो गई, तो विभवांतर आ गया इसमें। क्या आ गया, विभवांतर, ऊर्जा का चेंज आ गया। ऊर्जा के चेंज को हम विभवांतर के रूप में देख लेंगे कि चालक परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर उसके सिरों के विभव में अंतर आ जाता है। जैसे विभव में अंतर कितना आया, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये V1 था, ये V2 था, तो V2 माइनस V1, ठीक है। तो ये विभवांतर कहा जाएगा। तो इसे किस में मापते हैं, जूल प्रति कूलम में मापते हैं, और इसे वोल्ट में मापते हैं, मोल, ठीक है। अब विद्युत वाहक बल वह बल है जो किसी परिपथ में इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान करता है। किसी विद्युत सेल का विद्युत वाहक बल ऊर्जा का मान है, ठीक है, 1 कूलम आवेश प्रवाह में प्राप्त होता है। ये बिल्कुल सेम है, एनर्जी इसे मान सकते हैं, ठीक है। तो EMF बराबर किया गया कार्य बटे आवेश, ठीक है। एनर्जी बराबर किया गया कार्य बटे आवेश। तो किया गया कार्य बराबर बल गुना आवेश भी हो जाएगा। तो W बराबर, हमने इस सूत्र से क्वेश्चन करे थे अगर आपको याद है, तो W बराबर F इंटू Q, या फिर यहाँ पे हम V भी ले सकते हैं, क्योंकि V का और EMF का मान एक ही है। यहाँ पे देख लीजिए आपको यहाँ से समझ में आएगा कि जूल प्रति कूलम, ये वैल्यू ले लीजिए या फिर ये ले लीजिए, ठीक है। तो दोनों की इकाई सेम है, इसीलिए हम वोल्ट विभवांतर भी वहाँ पे रख सकते हैं, EMF भी रख सकते हैं, दोनों चीज़ रख सकते हैं, ठीक है। तो EMF जो होता है वो विभवांतर प्लस विद्युत जनित बैटरी में हुई वोल्टता हानि के योग के बराबर होता है, ठीक है। विद्युत वाहक बल का मान सदैव विभवांतर से अधिक होता है। अब आते हैं विद्युत धारा पे। अब धारा कैसी है, धारा को हम जब भी हम समय के साथ आवेश को माप लेंगे तभी हम धारा पे चले जाएंगे। किसी चालक में इलेक्ट्रॉन या विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। मैं ये आपको स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, जिससे ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाए कि विद्युत में होता क्या क्या है। तो हमने धारा निकाली I बराबर एक आवेश कितने समय में प्रवाहित हो रहा है। समय के साथ आवेश की गति को अगर माप लिया तो उसे धारा बोल रहे हैं। समय के साथ आवेश की गति को अगर माप लिया है, ठीक है, तो उसे धारा कह रहे हैं। तो आवेश, इलेक्ट्रॉन या विद्युत आवेश के प्रवाह की दर किसके साथ निकलती है, समय के साथ निकलती है, ठीक है, उसे विद्युत धारा कह रहे हैं। याद रखने वाली चीज़ें, तो I बराबर Q अपॉन टी, I बराबर Q अपॉन टी। तो दो सूत्र थे जिसमें हमने पिछली वीडियो में दोनों से क्वेश्चन किए थे, ठीक है। एक सूत्र ये था किया गया कार्य वाला, और एक सूत्र ये था जो अभी हमने पढ़ा, I बराबर Q अपॉन टी, ठीक है। तो जाकर आप ये वहाँ से ये वे क्वेश्चन कर सकते हैं कि वहाँ क्या क्या पूछ रहा है। मैंने वहाँ पे समझाया हुआ है, दो ही सूत्रों से उसमें पूरी वीडियो में क्वेश्चन किए हैं। अब ऐसा ही मात्रक एम्पियर या कूलम प्रति सेकंड होता है इसका, किसका, धारा का, ठीक है। धारा का मात्रक एम्पियर होता है। एम्पियर के बारे में आप पढ़ सकते हैं इसमें से। विद्युत एम्पियर क्या है, विद्युत धारा का वह स्थिर परिमाण जो सिल्वर नाइट्रेट के घोल में ये ना बनाना पड़ता है, ठीक है, चांदी को एकत्रित करके 1 एम्पियर होगा, ठीक है। तो ये एक स्टैंडर्ड मानक बनाया हुआ है, आपको इसको जानने की अभी ज़रूरत नहीं है क्योंकि साइंस इतने जनरल नॉलेज में नहीं पूछेगा। विद्युत धारा हमेशा बंद परिपथ में बहेगी। कैसे बहेगी, देखिए, यहाँ पे आपने स्विच लगाया, यहाँ पे आपने बल्ब लगाया, यहाँ पे आपने रेजिस्टेंस लगाया, और इसे आपको ऐसे प्लस और माइनस से बंद करना पड़ेगा, ठीक है। बात समझ में आ रही। तो अगर बल्ब नहीं लगा होगा तब भी धारा नहीं बहेगी, बल्ब भी लगाना पड़ेगा, तो धारा पूरी प्रवाहित होती है ऐसे। तो पूरा बंद परिपथ होना चाहिए, ठीक है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है क्योंकि यह सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करती। विद्युत धारा हमेशा इलेक्ट्रॉन प्रवाह की विपरीत दिशा में, अब ये यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। देखिए, अगर उसने ऐसे सर्किट दिया है
और धारा को ऐसे शो किया है, इधर से इधर को बह रही है, तो इलेक्ट्रॉन किधर बहेंगे, धारा अगर इधर बह रही है, ठीक है, धारा अगर ऐसे बह रही है तो इलेक्ट्रॉन इसके उल्टे बहेंगे, इलेक्ट्रॉन इसके उल्टे बहेंगे। क्या बहेंगे, धारा ऐसे बहेगी तो इलेक्ट्रॉन उसके उल्टे बहेंगे ऐसे, ठीक है। हमेशा याद रखना, धारा की दिशा के उल्टे बहते हैं इलेक्ट्रॉन। विद्युत धारा हमेशा निम्न प्रतिरोध के मार्ग चुनती है, जहाँ से भी उसे ज़्यादा का जल्दी से मौका मिल जाएगा, जहाँ प्रतिरोध कम होगा वहीं से वो गुजर जाएगी। और विद्युत धारा का मान किसके बराबर होता है, प्रकाश के वेग के बराबर होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के बराबर होता है। विद्युत धारा के प्रकार, अब ये कह रहा है दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। लेकिन इस वीडियो में जो हम पढ़ रहे हैं, अभी हम प्रकार नहीं पढ़ेंगे, केवल हम विद्युत धारा को पढ़ रहे हैं। अब हम थोड़ा सा यहाँ से समझ लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है। किसी आवेश, हमने वैसे पढ़ लिया है विद्युत आवेश क्या होता है, फिर भी पढ़ लेते हैं विद्युत क्षेत्र क्या होता है। किसी आवेश या आवेश संग्रहण के परितः उत्पन्न प्रभाव जो किसी अन्य आवेशित क्रम को प्रभावित कर सकता है को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, इसका SI मात्रक वोल्ट मीटर या न्यूटन प्रति कूलम होता है, ठीक है। यदि किसी क्षेत्र में Q आवेश पर F बल लगाता है तो क्या होगा, उसका क्षेत्र निकाल सकते हैं हम F/Q से, ठीक है, बल अपॉन आवेश से, बल अपॉन आवेश से उसके क्षेत्र को हम ज्ञात कर सकते हैं कि कितनी क्षेत्र तक ये काम करेगा। अब विद्युत विभव एवं विभवांतर, अब विभव एवं विभवांतर के बारे में पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, क्योंकि इन चीज़ों का ना बहुत यूज होगा आपके क्वेश्चनों में। इकाई धनात्मक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने के लिए बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य, उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं, ठीक है। अनंत से कोई चीज़ आई और कहाँ तक, धनावेशित को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में, इकाई धनावेश को अनंत से लाए, ठीक है, धनावेशित कण को अनंत से लाए और बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य लाने में, ठीक है, लाने में उसके जो किया गया कार्य है उसे ही हम विद्युत विभव के उसमें तोल रहे हैं। विद्युत विभव एक अदिश राशि है। विद्युतीय क्षेत्र के दो बिंदुओं के विभव के अंतर को उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं, ठीक है। किसी स्थान पर जहाँ विद्युत क्षेत्र शून्य है वहाँ विद्युत विभव नहीं हो सकता, परंतु जहाँ विद्युत विभव शून्य है वहाँ विद्युत क्षेत्र हो सकता है, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है। अभी हमने जो आपको सूत्र बताए हैं वो यही बताए हैं कि V = W/Q और I = Q/T। ये सूत्र मैंने पहली वीडियो में कवर किए हुए हैं, हो सकेगा तो मैं इस वीडियो में आपको पिन करके दूंगा और बाद में देख लेना, और नहीं तो आप देख सकते हैं कि विद्युत का आवेश के नाम से आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी। तो दोनों इम्पोर्टेंट सूत्र हैं और इनसे आप क्वेश्चन कर सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। तो विद्युत विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट है। यदि किसी विद्युत धारावाही चालक के दो बिंदुओं के बीच एक कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाने में 1 जूल कार्य किया जाता है तो उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होता है। ये एक नापीतुली बात है कि इतना ही होगा। क्या है, यदि किसी विद्युत धारावाही चालक के दोनों बिंदुओं के बीच एक कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़ रहा है तो उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना होगा, 1 वोल्ट का होगा। तो 1 वोल्ट = 1 जूल बटे 1 कूलम, ठीक है। धनावेशित चालक को भूसंपर्कित करने पर इलेक्ट्रॉन पृथ्वी की चालक की ओर प्रवाहित हो जाते हैं, और यदि ऋणात्मक चालक को भूसंक्रमित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन चालक से पृथ्वी की ओर प्रवाहित होते हैं। तो दोनों आप जो हमारी क्या कर दी जाती है, अर्थिंग की जाती है, उसमें ये चीज़ काम आती है, ठीक है। नोट, किसी चालक का विभव शून्य करने के लिए उसे भूमि से संपर्कित करते हैं जिससे चालक को भूसंयोजन कहते हैं, ठीक है। मैंने बताया कि अर्थिंग कर दी जाती है। अब विद्युत चालकता विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकता कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है, ओम या
महो होता है, ओम माइनस ओ प्रति ओम। अच्छा, प्रतिरोध का उल्टा होता है विद्युत चालकता। देखो, एक तो होता है चालकता कि हम विद्युत को बहने देंगे, उसे ही बोलते हैं विद्युत चालकता, ठीक है, इसे महो में बोलते हैं, महो में नापते हैं, ठीक है। और एक होता है प्रतिरोधकता कि हम जाने नहीं देंगे, एक होता है जाने देने, तो ये वाला जाने देने वाला है विद्युत चालकता बोल रहे हैं, ना जाने देने वाले को प्रतिरोधकता बोल रहे हैं। विद्युत चालकता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण हमने थोड़ा पढ़ लिया है इसके बारे में, फिर भी हम एक बार पढ़ लेते हैं कि विद्युत चालकता, क्योंकि अलग अलग किताबों से दोनों चीज़ों को, दोनों बार अलग अलग किताबों से चीज़ों आपको समझा रहा हूँ, तो वहाँ अलग किताब थी, यहाँ अलग किताब है। तो विद्युत चालकता पदार्थ का वह गुण है जो यह निर्धारित करता है कि पदार्थ में विद्युत आवेश का प्रवाह कितनी सुगमता से होता है। इस आधार पर पदार्थ निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, तो सुचालक, अर्धचालक और कुचालक, है ना, ये पढ़ लिया हमने। वह पदार्थ जिसमें विद्युत आवेश का प्रवाह सरलता से हो जाता है सुचालक है, चांदी, तांबा, अम्ल, क्षार, लवणों के जलीय विलयन। अर्धचालक, जिनमें पदार्थों में विद्युत आवेश का प्रवाह सुचालकों की अपेक्षा कम तथा अचालकों से अधिक है, अर्धचालक पदार्थ कहलाते हैं। इनमें उचित अशुद्धियाँ मिलाकर क्या कर दिया जाता है, इन्हें चालक बना लिया जाता है, ठीक है। तो इन्हें अशुद्धियाँ से मतलब कुछ मिलाना पड़ता है इसमें दूसरी धातु, तब जाके थोड़ा बहुत काम करेंगी। तो जर्मेनियम और सिलिकॉन और कार्बन, ये अर्धचालक हैं। अचालक, वे पदार्थ जिनमें विद्युत आवेश का प्रवाह नगण्य होता है अचालक पदार्थ कहलाते हैं, जैसे सूखी लकड़ी, रबड़, कागज, अभ्रक, शुद्ध आशुद्ध जल, ठीक है, विद्युत का अचालक होते हैं, परंतु थोड़ा सा अम्ल या क्षार लवण में मिलाने पर विद्युत चालक की भांति कार्य करते हैं। अब यह है अतिचालक। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका ताप धीरे धीरे घटने पर इनकी चालकता बढ़ती है, परंतु एक विशेष ताप के नीचे ठंडा करने पर चालकता अचानक बहुत अधिक हो जाती है। जैसे पारे को 4.2 केल्विन के ताप से नीचे ठंडा करने पर इसकी चालकता बहुत अधिक हो जाती है, ठीक है। इस स्थिति में पदार्थ अतिचालक कहलाते हैं, बहुत तेज़ी से बिजली प्रवाहित होने लगती है, ठीक है। तथा पदार्थों के अतिचालन होने का गुण अतिचालकता कहलाता है। यह घटना 10 केल्विन से 0.1 केल्विन ताप पर होती है, ठीक है, टेम्परेचर निर्भर करेगा जैसे जैसे टेम्परेचर अब हम कुछ क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हमने जो चीज़ पढ़ी है उसके ऊपर थोड़े क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या क्या देखो, जो क्वेश्चन रेलवे में आए होंगे वही हम पढ़ेंगे यहाँ पे। विद्युत परिपथ में डैश की गति से विद्युत धारा बनती है, तो हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉनों की गति से। अगर यहाँ आवेश देता तो भी हम आवेश लगाते, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनों की गति होनी आवश्यक है विद्युत प्रवाह के लिए, ठीक है। यह आप पढ़ सकते हैं। मैं आगे चलता हूँ। क्या कह रहा है, विद्युत वाहक बल। अब विद्युत वाहक बल कैसे बता रहे थे कि विद्युत वाहक बल का सूत्र क्या है, तो W/Q। अब यही हमारा क्या है, विभवांतर के बराबर है। विद्युत वाहक बल भी और विभवांतर का सूत्र भी किया गया कार्य बटे आवेश, ठीक है, किया गया कार्य बटे आवेश। तो क्या हो जाएगा, विद्युत वाहक बल बराबर W/Q। ये हमने पढ़ लिया। किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह किसके द्वारा संभव होता है, तो हमने बताया कि इलेक्ट्रॉनों की गति के द्वारा ही संभव है। सिंपल क्वेश्चन है। आरेख क्या प्रदर्शित करता है। अब ये जो चित्र दिखाया है ये खुला परिपथ है, ये बंद परिपथ नहीं है, ठीक है, ऐसे नहीं है बस तार दिखा दिया। तो ये क्या है, खुले परिपथ में विद्युत धारा बह रही है, तो खुले परिपथ में इलेक्ट्रॉनों की गति दिखाई गई है। आगे चलते हैं। वोल्टेज को स्थिर रखते हुए यदि अधिक लैंपों को एक श्रेणी परिपथ, अब ये जो श्रेणी परिपथ है और समांतर परिपथ है, इससे रिलेटेड मैं अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तो इस क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए। इलेक्ट्रिक वायर हेतु अंतर्राष्ट्रीय रंग कोड के अनुसार न्यूट्रल के लिए कौन कौन से तार होते हैं, तो न्यूट्रल के लिए नीला, लाल, हरा, पीला। तो नीला या काला होता है न्यूट्रल के लिए, ठीक है, क्या होता है, नीला या काला। यहाँ पे देख लीजिए, लाल होता है विद्युत में, जिसमें से विद्युत असलियत में जा रही है। नीला या काला उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। हरा भूतार होता है, यानी कि जिससे अर्थिंग की जाती है। तो रंग के ऊपर वो आपसे पूछेगा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, NTPC 2016 में पूछा है, RRB ने। आगे चलते हैं। विद्युत परिपथ में डैश होते हैं, तो क्या होते हैं,
विद्युत घटक होंगे, संयोजी तार होंगे, सेल होगा और प्लग होगा। तो ये कह रहा है एक परिपथ बनाने में हमें क्या क्या चाहिए, तो बल्ब चाहिए, एक बैटरी चाहिए विभवांतर उत्पन्न करने के लिए, एक प्लग चाहिए और विद्युत के सभी घटक चाहिए। आगे चलते हैं। विद्युत परिपथ कनेक्शन कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। मैंने बताया एक श्रेणी एक समांतर। इनके बारे में हम अलग बात करेंगे कि इनसे होता क्या है। एक श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं, जैसे आपकी झालर होती है वो श्रेणी क्रम में होती है। एक होता है समांतर क्रम, उसमें ये अलग अलग होते हैं। इनके बारे में सेपरेट बात करेंगे। बस आप यह ध्यान रखें कि विद्युत परिपथ जो होते हैं वो कनेक्शन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक श्रेणी क्रम और एक समांतर क्रम, दो चीज़ होती है, ठीक है, याद रखना। यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसने बताया होगा कि दो होते हैं, श्रेणी क्रम में संयोजित और समांतर क्रम में संयोजित, दो चीज़ होती हैं। बस इतना याद रख लीजिए, अगली वीडियो में हम आपको समझा देंगे। एक बंद विद्युत परिपथ में वोल्टेज और डिस्क धारा का अनुपात। देखिए वोल्टेज और डिस्क धारा आई का अनुपात क्या होगा, स्थिर रहता है। बंद विद्युत परिपथ में वोल्टेज और देखिए डिस्क धारा का प्रवाह स्थिर रहेगा। डिस्क धारा कभी ऊपर नीचे नहीं होती, ठीक है। डिस्क धारा कैसे चलती है, डिस्क धारा ऐसे चलती है और जो हमारी वो होती है एसी धारा होती है वो ऐसे चलती है, जिसके बारे में हमने लास्ट में टॉपिक पढ़ना है। एक वीडियो इसकी भी सेपरेट बनेगी। तो अगला क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ के संदर्भ में क्या कहेंगे इस चिन्ह को, ये जो चिन्ह है इसको क्या कहेंगे। तो ये जो चिन्ह है ये विद्युत बल्ब का चिन्ह है, ठीक है। देखिए बैटरी का चिन्ह प्लस माइनस लिखा होगा, ऐसे लगा होगा, ठीक है। प्रतिरोध का ऐसे लगा होगा, ऐसे, ये प्रतिरोध है, ठीक है। पलक कुंजी के लिए ऐसे कर देगा, ऐसे, ये इस पर टच हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कुछ देगा। आगे चलते हैं। तो ये बल्ब का साइन है। जब एक परिपथ में कोई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े हुए होते हैं तो करंट क्या होता है, करंट एक ही रहता है। क्या होता है, करंट मतलब धारा एक ही रहती है। तो ये भी याद रखना कि जब वो प्रतिरोध जो श्रृंखला में जुड़े होंगे तो धारा एक समान रहेगी, और जब समांतर में जुड़े होंगे तो धारा एक समान नहीं रहेगी, फिर वोल्टेज एक समान रहेगी। बस ये दो पॉइंट्स हैं, इनके बारे में समझेंगे। इसीलिए समझेंगे क्योंकि इसमें अंदर की बातें होती हैं और भी, तो इसीलिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इसकी, ठीक है। विद्युत धारा का एक सतत एवं बंद मार्ग क्या कहलाता है, तो विद्युत परिपथ बोलते हैं उसको। एक सतत और बंद मार्ग, पूरा परिपथ बोलते हैं उसको, ठीक है। ऐसे वायर जो घरों में बिजली संचारित करते हैं उसमें किसकी कोटिंग होती है, तो पॉलीविलाइन क्लोराइड। क्या होता है, पॉलीविलाइन क्लोराइड की आपकी जो परत जिसमें आप तार को छूते हैं और आपको करंट नहीं लगता, तो वो पॉलीविलाइन क्लोराइड होता है जो आपको करंट नहीं लगने देता, ठीक है। वो ऊष्मा का कुचालक होता है और इंसुलेटर होता है अच्छे वाला, ठीक है। विद्युत परिपथ में बैटरी का उपयोग क्यों किया जाता है, तो विभवांतर उत्पन्न करने के लिए। मैंने पहले बताया विभवांतर उत्पन्न करने के लिए बैटरी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। विद्युत बैटरी में रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में होता है। यह परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह लगातार बनाए रखने के लिए विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है, अर्थात विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर उत्पन्न करती है। इस प्रकार विद्युत बैटरी विद्युत ऊर्जा का स्रोत है जो किसी परिपथ में आवेश के प्रवाह के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। इनमें से कौन सा परिपथ का एक क्रियाशील घटक है, तो क्रियाशील घटक कौन है, ट्रांजिस्टर है, ठीक है। क्रियाशील घटक ट्रांजिस्टर में आता है। वे अवयव जो अनंत समय तक ऊर्जा प्रदान करते हैं सक्रिय अवयव कहलाते हैं, ठीक है। अनंत समय तक, बहुत लंबे समय तक ऊर्जा प्रदान करते रहते हैं ट्रांजिस्टर, ठीक है। आगे चलते हैं। एसी परिपथ में आमतौर पर निम्नलिखित में से किसके कारण शक्ति हानि होती है, तो क्या होता है, प्रतिरोध के कारण शक्ति हानि होगी। शक्ति हानि हमेशा केवल प्रतिरोध के कारण होगी, ठीक है। एसी परिपथ में एसी और डीसी दो होते हैं। आगे चलते हैं। सर्किट में श्रृंखला में प्रतिरोध जुड़े हों, श्रृंखला में प्रतिरोध जुड़े हैं तो सर्किट के माध्यम से धारा का मान हमने बताया कि एक ही रहेगा, ठीक है। जब वे श्रृंखला में जुड़े हों ऐसे,
तो धारा एक समान होगी। ये इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो परिपथ में डैश का प्रवाह वामावर्त होगा। तो देखिए यहाँ पे आई दिया हुआ है और आई धारा किधर चल रही है, इधर चल रही है। तो इलेक्ट्रॉन किधर चलेंगे, वामावर्त चलेंगे, यानी कि उल्टी दिशा में ऐसे इलेक्ट्रॉन चलेंगे। हमने अभी पढ़ा है ये टॉपिक कि धारा जिस दिशा में जाएगी उसके उल्टी दिशा में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो वामावर्त पूछ रहा है तो यानी कि उल्टा पूछ रहा है, तो उल्टा कौन जाएगा, इलेक्ट्रॉन उल्टे जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। एक मेज मुख्य तार है और विद्युत धारा 20 एम्पियर है। इसे अतितापन होकर आग लग सकती है, तो इसे क्या कहा जाएगा। अब विद्युत धारा 20 एम्पियर से अधिक है मेन तार में, तो अतितापन होकर आग लग सकती है। अब अतितापन हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे, भार ज़्यादा आ गया, विद्युत का भार, अति भारण कहेंगे उसे। ठीक है, क्या कहेंगे, अति भार। धारा का मान 20 एम्पियर से अधिक हो गया तो उसे अधिक भार आ गया भाई, वोल्टेज तेज आ गई। ठीक है, तो वोल्टेज में बोलते हैं ना उसे, वोल्टेज तेज आ गई। इसे आप पढ़ सकते हैं। डैश परिपथ में विद्युत प्रवाहित होने का केवल एक मार्ग होता है। तो विद्युत प्रवाहित होने का केवल एक मार्ग केवल श्रेणी में है, क्योंकि वो श्रेणी में। अब समांतर समझ लीजिए, समांतर में क्या होता है, समांतर में ऐसे होते हैं। तो इधर से धारा आई, इधर भी मिलेगी, इसे भी मिलेगी, इसे भी मिलेगी, इसे भी मिलेगी, तो सबको मिलती जाती है ऐसे। ठीक है, लेकिन श्रेणी में क्या होता है, श्रेणी में इसी में से आई, यहाँ पे एक लग गया, फिर बीच में यहाँ पे एक लग गया, तो क्या होता है, ये श्रेणी क्रम होता है झालर वाला। तो क्या होता है, हमें क्या पूछा इसने कि प्रवाहित होने के लिए केवल एक मार्ग होता है, किस में होगा, श्रेणी में होगा, लगातार में होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एक विद्युत परिपथ आरेख में सेल के चिन्ह में एक लंबी और एक छोटी रेखा होती है। तो लंबी रेखा किसको दर्शाती है, जो सेल होता है, सेल ले लो, बैटरी ले लो, तो उसमें प्लस और माइनस दो चिन्ह होते हैं। ठीक है, टर्मिनल को दर्शाती है। और वहाँ पे सेल में क्या होता है, ऐसे एक लंबी रेखा खींचते रहते हैं और एक छोटी, ऐसे चिन्ह बना देते हैं ऐसे। ठीक है, तो बड़े वाला किसको दर्शा रहा है, प्लस वाले को, माइनस वाला किसको, वो छोटे वाला किसको दर्शा रहा है, माइनस वाले को। तो किसके लिए पूछा, तो लंबी रेखा के बारे में पूछा, तो लंबी रेखा धनात्मक होती है। ठीक है, ये मैंने आपको यही चीज़ समझाने की कोशिश की है, यही बता रहा है। ठीक है, यदि कोई बल्ब एक परिपथ में समांतर क्रम में जुड़े हों। अब हमने देखो मैंने बताया समांतर में क्या होता है, यहाँ से धारा आई, इसे ही मिलेगी, इसे ही मिलेगी, इसे ही मिलेगी और इसे ही मिलेगी। अब इस पे जो बल्ब लग रहा है, इस पे भी बल्ब लग रहा है, इस पे भी, तो क्या होगा, यानी कि यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पे रेजिस्टेंस, और इन सब से इस बल्ब को ऊर्जा मिलती है। तो ये अगर यहाँ पे बल्ब फ्यूज हो जाता है, कोई एक बल्ब यहाँ पे फ्यूज हो जाता है, यहाँ पे भी बल्ब है, यहाँ पे भी बल्ब है, यहाँ पे भी बल्ब, तो ये जो बल्ब है ये फ्यूज हो जाता है। तो समांतर में क्या होता है, समांतर में दूसरी जगह से उसे ऊर्जा मिलती रहती है। ठीक है, तो बाकी सब बल्ब जलते रहेंगे, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, विभिन्न विद्युत परिपथों के सुरक्षा उपकरणों में से विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण क्या कहलाता है। हम ये देखिए, ये क्या है, ये कह रहा है विभिन्न विद्युत परिपथ के सुरक्षा उपकरणों में से विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण क्या कहलाता है। तो सुरक्षा उपकरणों में तापीय प्रभाव पर आधारित जो सुरक्षा उपकरण है वो क्या कहलाता है। देखिए आपने घरों में एक क्या लगा रखा होगा, फ्यूज लगा रखे होंगे, क्या लगा रखे होंगे, फ्यूज। ठीक है, तो उन फ्यूजों में एक तार होता है, तो उसे जितनी घर में वायरिंग है उससे हल्का रखा जाता है। तो मेन तार से जितनी बिजली आ रही है उसी में से होकर वो पास होती है। अगर यहाँ से ज़्यादा बिजली आ गई, इस तार में क्या होता है, ये तार जल के टूट जाता है। तो इसी को क्या बोलते हैं, फ्यूज बोलते हैं। ताप के कारण वो जल के टूट जाता है, तो वो अन्य उपकरणों को जलने से बचा लेता है जब ज़्यादा तेज बिजली आती है। किसी समांतर परिपथ में यदि किसी खराबी के कारण एक विद्युत उपकरण कार्य करना बंद कर दे, तो समांतर में क्या होता है, समांतर में एक अगर ख़राब हो गया तो बाकी सब काम करते रहेंगे। मैंने ये बताया, श्रेणी में अगर एक ख़राब हो गया, जैसे आपकी झालर है ना, वो श्रेणी में है, तो एक ख़राब हो गया तो वो सारी ख़राब हो जाती है। लेकिन समांतर अगर क्रम में कोई चीज़ जुड़ी हुई है, वही झालर अगर अब हमने समांतर क्रम में बनाई हुई है तो वो ख़राब नहीं होगी। एक ख़राब होगा तो सब ख़राब नहीं होगी। ठीक है, सामान्य रूप से कार्य करते रहेंगे।
आगे चलते हैं, ALP में पूछा है तो ऐसे होता है, ये देख लीजिए, ये इसका चित्र हो जाता है। इसके बारे में पूरी सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। बाकी आप यहाँ से श्रेणी और समांतर को समझ भी सकते हैं, थोड़ा बहुत तो समझ ही सकते हैं। एक सर्किट आरेख में ये चिन्ह दिया हुआ है, प्रतीक का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो किसके लिए किया जाता है? प्रतिरोध का एक प्रतिरोधी, तो प्रतिरोध होता है ये चिन्ह, मैंने बताया आपको। ये रियोस्टेट के लिए इसका प्रयोग हो रहा है, ठीक है। इस चिन्ह का रियोस्टेट के लिए हो रहा है। इसका प्रयोग आप समझ ही गए होंगे, इसका प्रयोग कहाँ हो रहा है? वोल्ट मीटर। ये क्या है? अगर V लिखा हुआ है तो वोल्टता मापेगा, अगर A लिखा है ऐसे ऐसे A लिखा है प्लस माइनस लगा है तो ये एम्पियर मापेगा, धारा मापेगा। तो ये क्या मापेगा हमारा? ये वोल्ट मीटर है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वोल्ट मीटर के लिए V है, एमीटर के लिए एम्पियर है, प्रतिरोधक इसे बोल रहे हैं, ठीक है। विद्युत सेल में ऐसा चिन्ह होता है, प्लस माइनस का होता है, प्लस बड़ी रेखा की तरफ होगा, माइनस छोटी रेखा की तरफ होगा। और प्रतिरोधक या धारा नियंत्रक किसे बोल रहे हैं? अगर ऐसे बना के ऐसे चीज जा रहा है, ठीक है, तो इसे प्रतिरोधक या धारा नियंत्रक बोलेंगे। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें विद्युत के बारे में क्वेश्चन समझ में आए होंगे। जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आई हैं उस पर आपको अभी और वीडियो आगे आने वाली हैं, तो उसमें से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। लगातार वीडियो देखते रहें, क्योंकि एक ही वीडियो में विद्युत का चैप्टर पूरा किसी को समझ आना पॉसिबल नहीं है, लेकिन उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको आसानी से हो जाएंगे, इस बात की गारंटी है। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मैं कुछ वीडियोस को पिन कर दूंगा जिससे आप यहाँ से ही आगे देख सकते हैं, ठीक है। बाय बाय।